हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसा कि इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने क्या किया था, रशिया में किस तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे पीजेंट, वर्कर्स, फीमेल्स, ये सारी की सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा वहां पर किस तरीके से सोवियत्स बनते थे, किस तरीके से जार को अपना गवर्नमेंट छोड़ना पड़ा, ये सारी की सारी चीजें हमने वहां पर पढ़ी थी। इसके अलावा हमने वहां पर यह भी पढ़ा था कि किस तरीके से जो लेनिन था, लेनिन ने क्या क्या था, जो उस समय की जो टेम्पररी गवर्नमेंट जो बनी थी या टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनी थी उसको किस तरीके से उसने हटाया था, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब इस वीडियो की शुरुआत हम लोग एक क्वेश्चन के साथ करेंगे जो कि यहाँ पर हमको गिवन है। देखो क्वेश्चन गिवन है, द रशियन रिवोल्यूशन बिगेन विथ थ्री मेन डिमांड्स, डू यू थिंक दिस डिमांड्स वर रियलाइज्ड बाय 1918? इफ यस देन टू व्हाट एक्सटेंट? यहाँ पर बोल रहा है कि जो रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ था वो तीन चीजों के डिमांड के साथ हुआ था। अच्छा, वो तीन डिमांड्स क्या थी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट करके जवाब देना कि वो जो रशिया में जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो तीन कौन कौन से मेन डिमांड्स रशिया के लोगों के थे जिससे वहां पर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद देखो, डू यू थिंक दिस डिमांड वे आर रियलाइज्ड बाय 1918? क्या आपको लगता है कि जो उनकी जो डिमांड है ये 1918 तक आते आते क्या कुछ हद तक कंप्लीट हुई थी? तो आंसर है यस, काफी हद तक क्या हुआ था, उनकी डिमांड जो है फुलफिल जो है हुई थी। भले ही प्रॉब्लम्स थी लेकिन उनकी जो डिमांड है वो कुछ हद तक क्या हुई थी, एक्सेप्टेड जो है हुई थी। चलो आगे देखते हैं। The landed gentry and the army generals incited a civil war against the new government from 1918 to 1922। अब जब लेनिन जो है गवर्नमेंट में आया था, जब उसने क्या किया था, टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को रिमूव करके इसने अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जब स्टैब्लिश की थी, तो उस समय वहां के जितने भी जो आर्मी के जो लोग थे या जो मिडिल क्लास के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, एक सिविल वॉर वहां पर जो है स्टार्ट कर दिया था। कहां पर? रशिया में ही सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में 1918 से लेकर 1922 में। एंड गेन द सपोर्ट ऑफ ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका एंड अदर कंट्रीज। और जब ये सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था तो इस सिविल वॉर को सपोर्ट करने में जो है अलग अलग कंट्रीज ने भी इनका साथ दिया था। जैसे कि ब्रिटेन ने सपोर्ट किया था, फ्रांस ने सपोर्ट किया था, अमेरिका ने सपोर्ट किया था, और बहुत सारे कंट्रीज ने जो है सिविल वॉर का जो है सपोर्ट जो है किया था। क्यों किया था सपोर्ट? These countries were apprehensive about the spread of communism across the Europe। ये सब डर रहे थे, जितने भी ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जो कंट्रीज हैं ये सब डर रहे थे कि इन इन रशिया के कारण हमारे भी कंट्री में क्या हो जाएगा या हमारे भी कंटिनेंट में जो है कम्युनिज्म जो है आ जाएगी करके। तो कम्युनिज्म रशिया में डेवलप ना हो पाए, रशिया की गवर्नमेंट गिर जाए, इसलिए वहां पर जो सिविल वॉर हो रहा था उसको ये सारी कंट्रीज क्या कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। The Russian government finally defeated internal opposition into its rule by 1922। और फाइनली जो रशिया की जो गवर्नमेंट थी, इतने सारे कंट्री के सपोर्ट होने के बावजूद भी अपने यहाँ के सिविल वॉर को क्या क्या इन्होंने खत्म जो है किया 1922 में। By then many of newly independent countries in the former Russian Empire decided to align with Russia to form Union of Soviet Socialist Republic, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएसएसआर। तो जब रशिया ने क्या किया, अपने इंटरनल मैटर को सॉल्व कर लिया, अपने इंटरनल मैटर जो थे, जो वहां पर सिविल वॉर हो रहे थे उसको जब सॉल्व कर लिया, तो जो कंट्रीज जो रशिया से अलग हुई थी, लेनिन के समय क्या क्या था, लेनिन के पहले भी क्या गया था, जो गवर्नमेंट थी उसने बोल दिया था कि जितनी भी कंट्रीज इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं वो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, अपना गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर सकती हैं करके हो गया था। लेकिन जैसे ही ये सिविल वॉर खत्म हुआ, वो जो पुरानी जो कंट्रीज जो अलग हो गई थी रशिया से, वो फिर रशिया के साथ क्या हुआ कि ये बोले कि हम लोग रशिया के साथ मिलकर क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे करके। रशिया के साथ बाउंड्री शेयर मतलब रशिया में शामिल नहीं होंगे, मतलब लेकिन रशिया के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे, ये उन्होंने जो है डिमांड की, वो जो इंडिपेंडेंट कंट्री थे उन्होंने। और फिर वहां पर जो है रशिया के साथ बहुत सारी छोटी छोटी जो कंट्रीज थी वो सब आपस में आई, कंबाइन हुई, और वहां पर जो है एक यूएसएसआर ग्रुप बना जिसका पूरा नाम है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये ग्रुप बना, और इस ग्रुप में जो है क्या हुआ, रशिया जो है बहुत पावरफुल जो है था, इस ग्रुप का हेड वही था इनडायरेक्टली। अब आगे देखते हैं,
लेनिन के बाद रशिया का जो सबसे पावरफुल जो मतलब रूलर बना वो कौन था? स्टालिन था। अब देखो स्टालिन क्या किया। फॉलोइंग द डेथ ऑफ लेनिन इन 1924, जोसेफ स्टालिन assumed the leadership of the Communist Party and soon become the all powerful leaders of the Soviet Union. अब देखो जैसे ही लेनिन की 1924 में डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद उसका जो है फॉलोवर कौन बनता है? जोसेफ स्टालिन जो है उसका लीडरशिप को जो है संभालता है। और देखते ही देखते ये जो लेनिन है ये पूरे सोवियत यूनियन, अब सोवियत यूनियन मतलब समझ रहे हो ना, जो यूएसएसआर, जो रशिया के साथ बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज ने जो है क्या क्या था, ग्रुप बनाया था, ये सब के सब का क्या हो गया, ये मोस्ट पावरफुल लीडर जो है बन गया। Many leaders who sought to oppose his policies were executed. अब जो लोग ये जो स्टालिन था, स्टालिन का अपोजिशन करते थे, इसको अपोज करते थे, उसको क्रिटिसाइज करते थे, उन सबको इसने क्या क्या स्टालिन ने जो है उनको सबको जो है फांसी पे लगवा दिया, एग्जीक्यूटेड कर दिया। उसके बाद he remained the principal leader of the Communist Party and the dictator of the Soviet Union until his death 1953। और जब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी, जब तक ये मरा नहीं, तब तक ये पूरा का पूरा रशिया को क्या करता था, अकेला कंट्रोल करता था। और साथ ही साथ पूरे सोवियत यूनियन पर क्या करता था, ये डिक्टेटरशिप जो है चलाता था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी, ये मरा कब था, 1953 में जो है इसकी डेथ जो है हो गई थी। अब आगे देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है देखो, आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज अबोलिश्ड एंड ऑल द बैंक्स, फैक्ट्रीज एंड द माइंस वेयर नेशनलाइज्ड, डिक्लेयर गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट। जैसे ही रशिया में रिवोल्यूशन हुआ, रिवोल्यूशन खत्म हुआ, वहां पर जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी उन सबको क्या किया, वहां के गवर्नमेंट ने जो है प्राइवेट प्रॉपर्टीज के अलावा जो बैंक्स थे, जो फैक्ट्रीज थी, जो माइंस थी, उन सबको क्या बोल दिया कि ये सब के सब क्या है, सरकारी है, ये सब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। और फिर गवर्नमेंट ही इसको क्या करेगा, रन करेगा। मतलब पूरी तरीके से जो प्राइवेट जो थी वो प्राइवेट को खत्म कर दिया गया और सब पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल किसका बचा, गवर्नमेंट का जो है बचा। पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट ही जो है करना चालू कर दिया। Soviet Russia faced the challenge of economic development and the industrialization after 1924। अब रशिया रिवॉल्यूशन से बाहर तो आ गया, लेकिन वहां पर इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, अभी भी जो है काफी ज्यादा खराब थी। तो जब वहां की इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी तो उसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या देखो, कुछ अलग अलग काम जो है किए। अब देखो वहां की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब क्यों हुई, तो देखो the economy had been revenged by the war, revolution and the civil strife and they had to be brought back on the track। वहां की इकोनॉमी खराब इसलिए हुई क्योंकि वहां पर वॉर हुआ, सिविल वॉर हुआ और बहुत सारी चीजें वहां पर हुई जिसके कारण से क्या हुआ, उनकी इकोनॉमी जो है गलत ट्रैक पर जो है आ गई थी। The country went in for plant and the development from the 1928। और वो कंट्री ने क्या किया, प्लान किया कि हम लोग किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को क्या कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं करके। द फोकस बीइंग ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, और वहां के गवर्नमेंट का फोकस किस पर गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। क्योंकि रशिया से पहले क्या हुआ था, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था और ब्रिटेन उस समय काफी पावरफुल कंट्री जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिस पर जो है बन चुका था। इसी से इंस्पायर होकर इन्होंने भी क्या किया कि अगर हमको इकोनॉमिकली अगर अच्छा होना है तो हमको अपने यहाँ इंडस्ट्रीज जो है लगानी पड़ेगी। बट इट लैक्ड कैपिटल एंड द टेक्निकल एक्सपर्टीज। लेकिन इन्होंने सोचा तो बिल्कुल सही है कि हम लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारी टेक्निक चाहिए प्लांट को स्टैब्लिश करने के लिए, और उनके पास ये एक्सपर्ट जो है नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपर्ट जो है बाहर से बुलाया और उनके हेल्प के कारण इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री को जो है स्टैब्लिश किया। तो चलो टेक्निक्स तो इनके पास बाहर से जो लोग थे उनसे आ गई, लेकिन पैसा तो इनको चाहिए। But capital was not available from any foreign sources, so Russia had to raise the money it required from the internal resources। लेकिन रशिया को टेक्निक बाहर से मिल गई, लेकिन पैसा बाहर से नहीं मिला, तो पैसा इसको कहां से लगाना था, अपने यहाँ से ही पैसा जो है इसको लगाना था। तो इसने क्या किया, अपने यहाँ से जो है अरेंजमेंट किया, अपने इंटरनल टैक्सेस बढ़ाए और लेबर के जो वेजेस थे उसको कम रखा और बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए जिसके कारण से रशिया गवर्नमेंट के पास पैसा बचे और उस पैसे के कारण वो क्या कर सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जो है ज्यादा फोकस कर सके। द गवर्नमेंट मोबिलाइज्ड डोमेस्टिक सेविंग एंड रिड्यूसेस द वेजेस ऑफ वर्कर एंड टैक्स द पीजेंट टू द जेनेटिक generate additional sources for the investment
promising the worker and the peasant that they would be benefited from the industrial growth। और गवर्नमेंट ने क्या बोला, वहां के जितने भी किसान थे उन पर टैक्सेस ज्यादा बढ़ा दिए और वहां के जितने वर्कर्स थे उन वर्कर्स का जो वेजेस है वो कम कर दिया गया। और इन्होंने क्या बोला, रशिया के गवर्नमेंट ने, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। किसको फायदे मिलेंगे? जो वहां के पीजेंट थे, जो वहां के वर्कर्स थे। और इस तरीके से उसने पैसा कलेक्शन करना जो है स्टार्ट कर दिया। आगे देखो, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पिक्ड आफ्टर 1928, द एम्फेसिस बीइंग डेवलप्ड हैवी इंडस्ट्री, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन मैन्युफैक्चरर। और रशिया के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थे वो 1928 में जो बहुत ज्यादा पिकअप किया और बहुत सारे डेवलपमेंट हुए इन द फील्ड ऑफ आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी और मशीन के मैन्युफैक्चरिंग में जो है रशिया ने क्या किया, बहुत तेजी से जो है ले आया। By 1940, the Soviet Union had become a major global industry power। और देखते देखते 1940 में जो है, जो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, अब बहुत पावरफुल कंट्री जो है बन गया। पहले बहुत क्या था, वीक था, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम थे उसके कारण से वीक था। लेकिन अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण वहां पर क्या हो गया, बहुत सारे चेंजेस हुए और वो इकोनॉमिकली अब क्या हो गया, काफी ज्यादा पावरफुल जो है बन गया। सिंपल सा चीज देखो, जिसके यहाँ टेक्नोलॉजी होगी, ये पुरानी बात नहीं है, ये आज की ही बात है। जिसके पास जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी आज के डेट में, वो उतना ही डेवलप्ड होगा। आप देख लो, अमेरिका के पास क्या है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उसके कारण से वो क्या है, पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है। उसी के बाद सेकंड में देखो चाइना है, तो चाइना भी सेकंड हाईएस्ट नंबर पर आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहां पर उसके पास टेक्नोलॉजी है। तो जिसके पास भी टेक्नोलॉजी होगी वो क्या होगा, चाहे पुराने जमाने की बात हो चाहे आज के डेट की बात में हो, वो हमेशा पावरफुल जो है रहेगा ही। अब आगे देखते हैं, रशिया में जो है, जो स्टालिन की जो गवर्नमेंट है, उसने और क्या क्या वहां पर स्टेप्स लिए रशिया की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए। तो उसमें अगला स्टेप है कलेक्टिविज्म ऑफ द एग्रीकल्चर। मतलब कलेक्टिविज्म ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, स्टालिन ने वहां के पीजेंट लोगों को बोला कि आप अलग अलग एग्रीकल्चर मत करो, आप क्या करो, एक साथ बहुत बड़ी बड़ी जमीनें बनाओ और बहुत बड़ी बड़ी जमीनें बनाने के बाद उस पर आप क्या करो, एग्रीकल्चर करो टेक्निक्स के साथ। तो उसी को देखते हैं। Following the redistribution of land owned by the landlords after 1917, the majority of peasants become medium farmer, with a few becoming a big farmer। देखो, जब रशियन रिवॉल्यूशन खत्म होने के कगार पर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग होने वाला था, तो रशिया ने क्या किया था, वहां के जितने भी बड़े बड़े किसान थे, उन बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनसे जमीनें लेकर क्या किए थे, छोटे छोटे किसानों में बांट दिया गया था। तो इसके कारण से वहां के जितने भी छोटे छोटे जो फार्मर्स थे, अब वो मीडियम फार्मर बन गए और कुछ जो थे वो काफी बड़े फार्मर बन गए। बट ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक्स कंटिन्यूड टू बी फॉलोड एंड द आउटपुट वाज लो। लेकिन जमीनें तो किसानों के पास मिल गई, अब वहां के किसान लो लेवल से कहां पहुंच गए, मीडियम लेवल पर पहुंच गए। लेकिन आज भी एग्रीकल्चर करने का जो इनका टेक्निक था, ये क्या था, वही पुरानी वाली टेक्निक थी। स्टालिन टूक स्टेप टू रेज द प्रोडक्टिविटी बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक। और स्टालिन ने सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्नोलॉजी में जो है चेंजेस करेंगे और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी को हम लोग क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। The farmers were instructed to merge their holding into the huge collective to enable the use of farm machinery, modern technique। और स्टालिन ने क्या फोर्स किया वहां के पीजेंट्स को, वहां के पीजेंट्स को इसने बोला कि आप अपनी सारी छोटी छोटी जो जमीनें हैं, उन जमीनों को आप क्या करो, आप एक साथ कंबाइन कर लो और बड़ा जमीन बनाओ, बड़ा लैंड बनाओ। इससे फायदा क्या होगा, इससे आप मशीनरी टेक्निक्स को यूज कर सकते हो, मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करके एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को आप क्या कर पाओगे, बढ़ा पाओगे। ये स्टालिन ने बोलना चालू कर दिया। द बिग फार्मर्स एंड द फ्यू मीडियम फार्मर्स अपोज द कलेक्टिविज्म व्हिच वाज वाइडली सपोर्टेड बाय द स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स। लेकिन यहाँ पर कुछ जो बड़े बड़े जो किसान थे और कुछ मीडियम किसान जो थे, उन्होंने क्या किया, इसका अपोजिशन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वहां के जो छोटे छोटे किसान थे वो इस बात से क्या हो गए, मान गए थे। However, they were forced into the collectivism, with thousands being jailed, exiled to Serbia or even executed। और जो किसान इस बात को नहीं मान रहे थे, या तो उसको जेल में डाल दिया गया, या उसको एक्साइल्ड कर दिया गया, या फिर एक्साइल्ड कर दिया मतलब सर्बिया भेज दिया गया, या फिर उनको मार भी दिया गया। Russian agriculture remained in the crisis for several years because of the repression।
और जब यहाँ पर किसानों को मारा जा रहा था, जेल में भेजा जा रहा था, वहां पर सर्बिया भेजा जा रहा था, इन सब के कारण वहां के रशिया का जो एग्रीकल्चर था वो कुछ सालों के लिए क्या हो गया अच्छे से जो है नहीं हुआ, और उसके कारण से वहां पर क्या हो गया, रिप्रेशन जो है आ गया था। It led to acute famine from 1932 so 1934, और वहां पर 1932 से लेकर 1934 तक जो है भूखमरी का प्रॉब्लम जो है हो गया, विथ लैक्स ऑफ पीपल डाइंग ऑफ स्टारवेशन, और भूख के कारण कई लाख लोग मरना चालू हो गए। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिविज्म वाज कंप्लीटेड बाय 1936, और फाइनली फिर क्या हुआ, 1936 में जो है क्या हुआ, वहां पर जो लैंड का जो कलेक्टिविज्म किया जा रहा था वो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ देखो, प्रैक्टिकली पुटिंग एन एंड टू प्राइवेट फार्मिंग इन द कंट्री आफ्टर 1937, रशियन एग्रीकल्चर डेवलप्ड रैपिडली एंड द लैंड प्रोडक्टिविटी रॉज। और फिर 1937 के बाद में क्या हुआ पता है, रशिया का जो एग्रीकल्चर है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड हो गया, वहां के जो लैंड का जो प्रोडक्टिविटी जो पहले कम था, अब उनकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। और उसके बाद इसका फायदा किसको हुआ, बेनिफिटिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रियलिज्म ऑफ द कंट्री। और एग्रीकल्चर में इतना सारा प्रोग्रेस क्यों हुआ, तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो रीजन है वो वहां का इंडस्ट्रियलाइजेशन है। क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो नए नए वहां पर आपको पेस्टिसाइड्स, वहां पर आपको क्या मिलेंगे, वहां पर आपको बहुत सारे जो है बायोटिक एबायोटिक चीजें मिलेंगी, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए, कुछ पेस्टिसाइड्स हो गए, नए नए मशीनें हो गई, जिसके कारण से जो है एग्रीकल्चर करना क्या हो गया, इजी हो गया और काफी प्रोडक्टिव जो है हो गया था। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, देखो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच सोर्स डिड ब्रिटेन मोबालाइज कैपिटल फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पर पूछ रहा है कि जिस तरीके से रशिया ने अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए पैसे जो है खुद अपने कंट्री के लोगों से ही लिए, मतलब टैक्सेस बढ़ाकर, वेजेस को कम करके, उसी तरीके से जब ब्रिटेन में वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो उसने अपना पैसा कहाँ से जो है जुटाया था। तो आंसर है, उसने अपना पैसा कहाँ से जुटाया था, तो उसने अपनी सारी कॉलोनीज से जो है जुटाया था। और उनमें से एक कॉलोनी हमारी इंडिया थी, तो वो इंडिया थे क्या करते थे, पैसे वगैरह टैक्सेस वगैरह लेते थे और उस पैसे का यूज कहाँ करते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है करते थे। तो इन्होंने अपनी सारी कॉलोनीज को लूटना चालू कर दिया था। अब आगे देखो, इज इट पॉसिबल टू मोबिलाइज कैपिटल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज। क्या आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर करना है तो क्या आपके पास कुछ और भी रिसोर्सेस हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हो, तो हाँ हमारे पास रिसोर्सेस है। हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे कंट्री से पैसा बोरो कर सकते हैं, बैंक से पैसा बोरो कर सकते हैं, या लोगों से हम लोग डोनेट करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो ऐसे अदर मेजर्स है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा जो है ला सकते हैं। चलो आगे देखो, इज लार्ज स्केल फार्मिंग इसेंशियल फॉर डेवलपिंग एग्रीकल्चर। ये बोल रहा है कि क्या एग्रीकल्चर करने के लिए बड़ा जमीन ही होना चाहिए। व्हाट प्रॉब्लम वुड स्मॉल स्केल फार्मिंग फेस इन द मैकेनिज्म मैसेनाइज्ड एग्रीकल्चर। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या एग्रीकल्चर करने के लिए बड़ा जमीन होना अच्छी बात है, तो आंसर है यस। अगर आपका लैंड काफी बड़ा है तो उससे एग्रीकल्चर करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, और प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर उसके बाद सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट प्रॉब्लम वुड स्मॉल स्केल फार्मिंग फेस। जो छोटे किसान जो होते हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो देखो जब जमीन छोटा होगा तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी आपकी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि प्रॉपर टेक्निक्स को आप वहां पर यूज नहीं कर पाओगे, प्रॉपर फर्टिलाइजर वहां पर डाल नहीं पाओगे, और जो छोटे फार्मर्स होंगे उनको वाटर की होल्डिंग की भी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके कारण से छोटा जमीन होने पर प्रोडक्टिविटी पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है और एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम जो है आती है। अगला क्वेश्चन है देखो, व्हाई डू यू थिंक द बिग फार्मर ऑफ रशिया अपोज द कलेक्टिविज्म। आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो रशिया के जो एग्रीकल्चर करने वाले जो लोग थे, जो बड़े फार्मर्स थे, वो ऐसा क्यों बोल रहे थे कि कलेक्टिविज्म जो है नहीं करना चाहिए करके। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा जिसके कारण से उन्होंने कलेक्टिविज्म को क्या किया है, उन्होंने बंद कर दिया, मतलब अपोज किया होगा। तो उनको लगा होगा, एक दो पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, उनको लगा होगा कि अगर हम लोग कलेक्टिविज्म करेंगे तो फिर उस पर कंट्रोल किसका हो जाएगा, गवर्नमेंट का हो जाएगा, हमारा कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और किस तरीके से हम लोग अपने आउटपुट का डिवीजन करेंगे, ऐसे करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहां के रशिया के फार्मर्स को आई होगी। आपको चैप्टर पढ़ने के बाद और क्या क्या चीजें समझ में आप कमेंट करके जो है बता सकते हो। कैन कलेक्टिविज्म ही अचीव्ड ग्रेजुअली विद द
कंसिस्ट ऑफ द फार्मर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि क्या कलेक्टिविज्म को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे अचीव कर सकते हैं? तो आंसर है यस, कलेक्टिविज्म को हम लोग धीरे धीरे जो है कर सकते हैं। वहां के फार्मर्स को समझा के, वहां पर उनके बेनिफिट्स को समझा के आप क्या कर सकते हो, कलेक्टिविजेशन को जो है आप जो है कंप्लीट जो है कर सकते हो। तो ये रहा रशिया के बारे में, वहां पर किस किस तरीके से प्रॉब्लम हुई, ये हमने सारी चीजें डिस्कस कर दी। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे रशिया में और किस तरीके से वहां पर इकोनॉमिक डिप्रेशन आई थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।